सर आपका ओपिनियन क्या है नरेंद्र मोदी के बारे में, मतलब यू बीइंग अ स्टेट्समैन आप क्या सोचते हैं कि वो क्या है, व्हाट इज हिज कंस्टिट्यूंसी, उसकी एजेंडा क्या है पाकिस्तान एजेंडा, इंडिया उनका एजेंडा किसी को शक नहीं होना चाहिए। देखिए ये आरएसएस के मेंबर्स हैं, में? जी, ठीक है। नो डाउट। और आरएसएस का एजेंडा क्या है? हिंदू सुप्रीमेसी। आरएसएस का एजेंडा है ये, ठीक है। हिंदू सुप्रीमेसी। हिंदू सुप्रीमेसी किसके ऊपर? मुस्लिम। मुसलमान के ऊपर। और किसके ऊपर? ना ये अगर एजेंडा है इनका बचपन से, ये शुरू से व्हेन ही वाज यंग मैन उधर से आरएसएस में आया। फिर इन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर जब गुजरात में थे अपने क्रीडेंशियल्स आपको दोबारा दिखा दिए। गुजरात में 2000 मुसलमान कत्ल हुए, उसमें इनका हाथ था। बिल्कुल सही। अब ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा है, इनको तो दुनिया ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने वीज़ा नहीं बंद किया हुआ था इनका। तो इनकी क्रीडेंशियल तो सबको पता होने चाहिए, हमें भी पता, प्राइम मिनिस्टर और नवाज शरीफ को भी पता होने चाहिए। ये इनके क्रीडेंशियल्स हैं कि ये दबाना चाह रहे हैं। अब ये आए हैं और बिल्कुल एक बड़ी वेव के ऊपर चढ़ के आए हैं और ये समझते हैं हिंदू एक्सट्रीमिस्ट वेव पे चढ़ के। हाँ, और बिल्कुल ये पाकिस्तान को दबाना चाह रहे हैं। अब हमें अपनी इज्जत अपने हाथ में, हमें इनके साथ केयरफुली चलना पड़ेगा। हमारी रिलेशनशिप्स इंडिया के साथ बिल्कुल इम्प्रूव होनी चाहिए, मैं इसके हक में हूँ, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन सेल आउट करके नहीं, लंबे पड़ के नहीं, आंखों में आंखें डाल के फिर होगी। अब वो आंखों में आंखें डालते हैं जो मोदी साहब वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे करवा रहे हैं, बलूचिस्तान में करवा रहे हैं, तो ये तो पंगा ले रहे हैं हमारे साथ। तो अब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर को क्या करना चाहिए सर जब मिले या मुलाकातें होती हैं, और फोर्सफुल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। एटीट्यूड जो है ना, ये बहुत। इस मीटिंग में आपको एटीट्यूड क्या लगा बॉडी लैंग्वेज हमारे प्राइम देखिए मिनिस्टर? एटीट्यूड इवन मुस्कुराहट और स्माइल से भी होती है। बिल्कुल। एक आपको दबा रहा है, गालियाँ दे रहा है पाकिस्तान और को, आप मुस्कुराए जा बांग्लादेश रहे हैं। गया हुआ है, तो क्या मुस्कुराना है यार? उसे मिलने तो हाथ मिला, उसकी आंखों में आंखें डालो, कोई हंसी की बात नहीं। और बैठ के दौरान, उसके दौरान उसे कहे कि जी ये बांग्लादेश में आप जाकर वहाँ 71 वॉर की कर रहे हैं और फिर कहते हैं हमारे से दोस्ती करें, क्यों? ये कैसे हो सकता है? बात करो जी उससे, बताओ, उसके मुंह पे बताओ, ताकि उसे एहसास हो कि हम भी कोई ऐसे छोटे मोटे मुल्क नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। अब वहाँ वो ये नहीं हो रहा है। अगर वहाँ वो जैसे रिसेप्शन हुई है, मैंने तो टीवी पे देखा है, एक हॉल में कभी ऐसे नहीं होता है, जहाँ वो चलते चले जा रहे हैं, वो मौसूफ वहाँ खड़े हुए हैं अपने झंडे के सामने। क्या है अब, मतलब उधर रिएक्ट करने जाए रहे, ये तो नहीं हो सकता नवाज शरीफ साहब मुड़ के चले जाते। लेकिन अगर मैं होता, बिलीव मी, आप क्या करते? मैं दिमाग में सोच रहा होता कि मैं चलते हुए मैं सोच रहा होता कि यार ये उधर खड़ा हुआ मेरे पास आ नहीं रहा, मिलने के लिए 2 कदम भी नहीं ले रहा है, मैं इसे हाथ मिलाकर सीधा जाकर उसी पे बैठ जाता उधर, बिफोर ही शोड, उसके हाथ मिलाकर जाकर बैठ जाओ, ट्राई टू शो हिम योर एंगर। हाँ, एंगर करके बैठे कि आप भी फिर। सर या आप ये भी कर सकते थे, वो जो पहले जो मिनिस्टर खड़े हुए थे उनको पहले आप मिलना शुरू कर दो, एंड में आके मोदी साहब को मिल लेते। ये भी कुछ ना कुछ करना चाहिए था कि ये इस तरीके से नहीं, बिकॉज ये ही तो प्रोटोकॉल। वो तो बड़े नवाज शरीफ साहब तो इस तरह हंसे और मिले कैसे कि तफाक इस्तकबाल हुआ उनका देखें, वहाँ मैं समझता हूँ वो जान के करते हैं ये, पे। मोदी बिल्कुल सिखलाई के, हम उनको कहते होंगे आप यहीं खड़े रहे आए, तक छोटा दिखाया जाए इसको, छोटा दिखाया जाए। पाकिस्तान ठीक प्राइम है, मिनिस्टर। यस। फिर वहाँ दूसरी चीज़, यहाँ अखबारों में आया था कि वो मीटिंग, उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट पे मीटिंग हुई है। सही। उनकी रिक्वेस्ट पे अगर आप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो मैं कहेंगे आए जी यार, घर पे आए, मेरे घर पे हैं। सही। मैं तो नहीं जाऊँगा तुम्हारे घर में मिलने। हमारे आज प्रेम मुशर्रफ साहब के साथ दूसरा दिन है, दूसरा पार्ट है इस प्रोग्राम का। सर एक दफ़ा फिर बहुत वार्म वेलकम। हमने जो राब्ता टूटा था आपसे वो इसी बात पे था कि ये मैं जितने परसेप्शन आपके सामने रख रहा हूँ सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में, आपसे बेस्ट कौन उसको बता सकता है, या आप बता सकते हैं या प्राइम मिनिस्टर बता सकते हैं कि ये परसेप्शन है कि जब फौज पावर में नहीं होती तो वो बहुत प्रेशर डालती है सिविलियन गवर्नमेंट पे, इंडिया के साथ रिस्ट्रेंट रखें ताल्लुकात। जिस तरह आपने, आपके मुतालिक आया था कि आपने इनकरेज नहीं किया वाजपेयी साहब का इनिशिएटिव लाहौर आने का, वो खुद चल के आए, पीस के लिए आए, मीनार पाकिस्तान गए, पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया पहली दफ़ा दिल से जो उन्होंने वहाँ पे पहुँच के। आप वहाँ सलूट करने नहीं आए एज आर्मी चीफ, हालांकि वो डेकोरम का हिस्सा था, डिसिप्लिन का हिस्सा था। आपको चाइना के किसी सदर को पता नहीं किसके पास चले गए, आप पता नहीं, कोई इस तरह की बात आपको मुतालिक कही जाती है, तो ये बताइए आप क्यों नहीं गए वहाँ? बिल्कुल गलत है, सरासर गलत। ये तो बड़े बचपने की बात है, एक प्राइम मिनिस्टर आ रहा है हिंदुस्तान का, मैं उसे सलूट ना करूं। देखें उधर वो बागा पे आ रहे थे, वहाँ 1000 लोग होते, मैंने यही कहा था कि मैं यूनिफॉर्म में होऊंगा, अच्छा नहीं बीच में भीड़ के अंदर,
तो वो वहाँ से हेलीकॉप्टर में उन्होंने गवर्नर हाउस आना था। ठीक है। मेरी सजेशन ये थी कि मैं गवर्नर हाउस पे उन्हें रिसीव कर लेता हूँ, और उधर मैंने रिसीव किया और मैंने सल्यूट किया उन्हें। क्यों नहीं करूँगा मैं, ये क्या बचपने की बातें हैं, तो ये बिल्कुल सरासर गलत। तो बिल्कुल ये बात नहीं है कि हम फौज ये आगे चल रही है बात पीस की तरफ और हम हमें रोडे अटका रहे हैं, ये ऐसी नहीं होती बात। ये आपको क्या लगा था उस वक्त कि वाजपेयी साहब सिंसियर है, या आपको लगा था कि नहीं? नहीं, वाजपेयी साहब बिल्कुल सिंसियर थे, लेकिन अब जैसे आप बात जो कर रहे हैं ना उनकी जो जॉइंट स्टेटमेंट आने, प्रेस रिलीज जो होनी थी वाजपेयी और नवाज शरीफ साहब हाँ की? ना, उसमें मैं आई एम अ विटनेस, लेट मी टेल यू कि अच्छा। उसमें फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने जब वो स्टेटमेंट लेकर आए तो मैं भी इत्तेफाक से प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठा हुआ बैठे हुए, यानी कि पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी हाँ। स्टेटमेंट लेके और वाजपेयी साहब भी मौजूद थे? नहीं, वाजपेयी साहब नहीं थे वो। अच्छा, वो स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेटमेंट जो इशू होनी थी इशू होंगे। एट द एंड ऑफ द मीटिंग। ठीक है, और आप प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब बैठे हुए थे? वो जब पढ़ के बताया तो मैं शॉक हुआ कि कश्मीर वर्ड ही नहीं है उसमें। अच्छा, और पाकिस्तान ने एग्री किया, बताइए। हाँ, ये नहीं, वो ड्राफ्ट दिखाने पढ़ के आए थे ना कि ये हो। तो मैंने उधर ही पॉइंट आउट किया कि जी इसमें तो कश्मीर एक जो हम नॉर्मल सेंटेंस कह देते हैं कि ऑल डिस्प्यूट शुड बी रिजॉल्व इन अकॉर्डिंग यूएन फलाना इंक्लूडिंग कश्मीर, ये तो कम अज कम ये तो है ही नहीं इसमें। ये आपने नवाज शरीफ साहब से कहा? हाँ, नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा आपको? फिर उधर डिस्कशन के नहीं, उन्होंने जो फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि ये तो अगर ये हुआ तो वो जॉइंट स्टेटमेंट नहीं होगी, मतलब वो इशू नहीं होगी, वो मानेंगे नहीं। तो मैंने उस पर कहा कि अगर नहीं होती है तो हमारा क्या जा रहा है नाउ। तो नवाज शरीफ साहब का क्या रिस्पॉन्स था उसमें? उन्होंने कहा नहीं डालते हैं, और हमने एक फ्रेम किया सेंटेंस उधर बैठे हुए अच्छा। कि उसमें डाला जाए। बट लेट मी टेल यू, आई वॉज शॉक्ड कि बाद में नाउ जब 2008 में जब ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई तो ये जो हमारे शाह महमूद कुरैशी शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, ये उनके फॉरेन मिनिस्टर आ रहे थे, बातचीत होनी थी, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें ब्रीफिंग दे दें हिंदुस्तान के साथ इश्यूज़। यू वर द प्रेसिडेंट देन? आई वाज द प्रेसिडेंट, बट द गवर्नमेंट वाज इन प्लेस पीपल्स जरदारी साहब की थी, और पार्टी। शाह मैंने महमूद कुरैशी इनको रिक्वेस्ट किया? पर्सनली मैंने कहा कि आप ये पेपर्स और ये भी लॉ डिक्लेरेशन ये भी ले आए, फिर मैं ब्रीफिंग, और मैंने उनकी ब्रीफिंग की कोई 1.5 घंटा शाह महमूद कुरैशी की? मैंने ब्रीफ किया उन्हें। बट आई वॉज शॉक्ड कि वो जो पेपर लाहौर डिक्लेरेशन का था उसमें वो जो हमने सेंटेंस बनाया था वो नहीं, कश्मीर वर्ड कश्मीर इज नॉट देयर। ठीक है, तो बात ये है कि वो सर किसने निकाला? वो तो आप लोगों ने ऑब्वियसली वो इन्होंने ही निकाला होगा कि ठीक है मुझे सेटिस्फाई कर दिया, बस डाल दिया जी क्या है, तो उसको रावण चलवाए। तो बात ये देखिए, दिस इज वेरी अमेजिंग द इशू। बिल्कुल यही इशू है कि हमें क्या फिर ये कहते हैं कि ये कश्मीर, इनके मिनिस्टर को अब नो नेम कह रहे हैं कि कश्मीर को जितना मैंने डैमेज किया। और यार आप तो सेल आउट कर रहे हो भाई कश्मीर को, कश्मीर की बात नहीं आप कर रहे हो। मैंने क्या किया, मैंने तो उसकी सोल्यूशन की तरफ चला गया था। मैंने तो ये 4 पैरामीटर्स मैंने यासीन मलिक तक कैसे आप पूछें, यासीन मलिक, मीर वैज भाट, बिलाल लोन, इवन उमर अब्दुल्ला, यहाँ पाकिस्तान के कश्मीरी लीडर्स, इन सब को दे वर ऑल ऑन बोर्ड ऑन माई आइडियाज़। उसके मुताबिक मैं ये बैक चैनल पे चल रहा था, एवरी वन वॉज ऑन बोर्ड। ये कैसे कंपेयर करते, मुझे हंसी आती है इस बात। मैंने डैमेज सबसे ज़्यादा किया, मैंने कौन सा डैमेज किया? हैरानगी की बात है कि आप बीइंग आर्मी चीफ, उन्होंने आपसे स्टेटमेंट ले ली नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त वाजपेयी के विजिट में, और बाद में जॉइंट स्टेटमेंट के रिकॉर्ड में वो है ही नहीं शामिल। वो नहीं है बिल्कुल। आई चैलेंज एनीथिंग, फॉरेन मिनिस्ट्री में पड़ा होगा वो लाहौर डिक्लेरेशन का, वो निकलवाएं दिखाएं ज़रा, उसमें कश्मीर वर्ड नहीं है। सर बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं, मैं आता है इसके ऊपर, कि आपके और नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात आउटस्टैंडिंग रहे या कॉम्प्लिकेटेड रहे? क्योंकि आपको एक तरफ तो उन्होंने जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा दे दिया, और दूसरी तरफ जो है वो पीछे से जो कार्रवाई कर दी जियाउद्दीन भट्ट साहब को बैजेस लगा के प्राइवेटली। तो ये आपकी शुरू से टेंस रहते हैं हालात, या जब उन तक जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर के जरा हम बताते हैं कि जी मुशर्रफ साहब की स्टेटमेंट हम तक पहुंचती थी कि जी मैं लास्ट आर्मी चीफ जैसा नहीं हूँ, वो कौन से थे जिन्होंने सिक्योरिटी जिनको इन्होंने सबकदोश किया था? जहांगीर करामत साहब। तो आप ये स्टेटमेंट वैसे भिजवाया करते थे प्राइम मिनिस्टर को, मैं जहांगीर करामत नहीं हूँ दूसरा, एंड यू कैन नॉट सैक मी लाइक दिस? नहीं, मैंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं भेजा, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कह दिया होगा इनफॉर्मली किसी जगह पे, वो और बात है। अच्छा। लेकिन बिल्कुल नहीं, मैंने भेजा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर को मैं ये, नहीं, नॉट एट ऑल।
आप रायबंद में खाना भी आपने आपको नहीं तो किसे ताल्लुकात खाते थे? तो बड़े अच्छे थे अच्छे जी, थे। बिल्कुल कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। और जैसे आप कह रहे हो कि वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ आपको कमेटी मुझे बनाया, लगाया बनाया गया एडिशनल बनाया। और मैं उनके साथ उम्रा करने गया। अब्बा जी जो उनके थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने हमें इनवाइट किया रायबंद। घर पे, खाना खाया हमने। अगले दिन हमने उम्रे पे जाना था, रायवेंड पे खाना खाया। तो क्या डिस्कशन होती रहती है उस दौरान? उनके वालिद साहब क्या कह रहे थे आपसे? अच्छा गपशप लग रही थी एंड बिल्कुल वो यहाँ तक उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल इन लोगों की कोई वो ये बिल्कुल आपके साथ हैं और एक ही हैं। कोताही हो तो दरगुजर कर दीजिएगा, ये तो नहीं कहा? नहीं ऐसे नहीं, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। नहीं, उसके बावजूद वो हो गया जो होना था। तो सर आप जब ये बात करते हैं, अब मैं आपसे जरा एक राय लेना चाह रहा हूँ। डिफरेंट पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो बड़े फ्यूचर क्या देखते हैं आप पाकिस्तान का, जो हमारे पास लॉट इससे बची है? मतलब नवाज शरीफ साहब रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग वापस आ गए, अवाम का मैंडेट उनको मिला, वो इलेक्ट होकर आ गए। आपको लगता है कि अगर नवाज शरीफ साहब स्टार्ट करें, उनके हाथ में पाकिस्तान का फ्यूचर है? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब मेट्रोज बना रहे हैं, वो और बड़े काम वो कह रहे हैं, बिजली खत्म कर देंगे 2018 प्रॉब्लम जो है बिजली का। आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो है अब जो आए रिफाइन होकर आए हैं, इसको मिड 99 में लोग आपको आके कहते थे कि गवर्नमेंट ठीक नहीं चल रही, लेकिन अब आपको लगता है कि पहले ज़्यादा कुछ लर्न करके मैं सिर्फ पर्टिकुलरली गवर्नर्स की बात कर रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब की। देखिए अभी तक जो इंडिकेटर्स हैं उसको तो अच्छे नहीं हैं। हम अगर यूफोरिया है कि बड़ा अच्छा हो गया है, वो एक तो चाइना के साथ जो 45 बिलियन डॉलर्स का डील जो है वो, कॉरिडोर। दूसरा एक गॉड गिवन जो है वो ऑयल प्राइसेस, तेल की जो प्राइस ड्रॉप हुई है उसका फ़ायदा हो गया इकॉनमी को। ना ये चीज़ें, इन चीज़ों का फ़ायदा हुआ, लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या, ग्राउंड पे चीज़ें लगेंगी कैसे? वही जो मैंने कहा, मुल्क की तरक्की, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और आवाम की खुशहाली, यानी एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी एलिविएशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। वो आपको नजर नहीं आती नवाज शरीफ साहब कर सकते? इस वक्त तो बहुत ख़राब हालत है। अच्छा, अगर इमरान साहब इक़्तिदार में आ जाए, इज ही अ गुड अल्टरनेटिव और नॉट अकॉर्डिंग टू यू? आई मीन आई डोंट नो, वेल ही इज़ ऑनेस्ट, पेट्रियाटिक और ऑनेस्ट तो है, ये उसके पॉजिटिव्स हैं। बाकी गवर्नेंस की समझ, ही हैज़ लॉट टू लर्न, सीखना है उसने, नहीं जानता है। ऊपर से मेरे ख्याल में इम्पल्सिव टॉक्स विदाउट कोई कान भर दिया, लोग कहते हैं कि जी कान में जिसने भर दिया तो उस लाइन पे चल पड़े, तो ज़रा सीखना पड़ेगा। अगर आप उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को बना देते तो ठीक ना होता, जिस वक्त आप प्राइम मिनिस्टर को बनाने जा रहे थे बकौल इमरान साहब के? नहीं, वो इमरान पता नहीं है उसने खुद ने कहा है या नहीं, वो लोगों ने बड़ा मेरे से पूछा है कि मैंने उसे कहा था कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए। आई हैड नेवर ऑफर्ड हिम। मैंने 2002 में जब सीट एडजस्टमेंट की बात होनी थी, इलेक्शन आ रहे थे और PMLQ के साथ मैंने सोचा इनकी सीट एडजस्टमेंट होनी चाहिए, तो मैंने चेक किया, मुझे पता हुआ कि ये 4-5 सीटें जीतेंगे, तो मैंने इनको बुलाया। मैंने कहा आपको 10 सीटें आप डिसाइड करें कौन सी जगह पे आपके स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं, उधर मैं भी आऊँगा, आपको हेल्प करूँगा। और तो वहाँ ही सेड देयर इज़ अ ग्राउंड स्वेल इन माय फेवर, जब से आपने वोटिंग एज रिड्यूस की है 21 से 18। और मैंने कहा क्या ग्राउंड स्वेल है? वो कहने लगा 90 से 100 सीट्स मिलेंगी हम। अच्छा, इमरान साहब जीतेंगे। उसको आपको? हाँ, तो मैं हैरान हुआ कि ये मुझे 4 से 5 कह रहे हैं 90 से। तो आई सेड चलो लेट मी थिंक अबाउट इट, मैं ज़रा डिस्कस करके फिर कहता हूँ। आई डोंट नो वेयर देयर इज़ अ ग्राउंड स्वेल। जब मैंने चेक किया तो पता हुआ कि नहीं, बिल्कुल कोई ग्राउंड स्वेल नहीं है। मैंने इन्हें बुलाया 2-3 महीने बाद, मैंने फिर बताया देयर इज़ नो ग्राउंड स्वेल, ये गलत फहमी है। कहते थे आपको फिर भी? वो कह रहे थे ग्राउंड स्वेल है। अब उस पर ही डिडंट एग्री। मैंने ये बात कही थी कि आप आए तो सही, असेंबली में तो आओ ना, और उसके बाद देखिए वेरी स्टबन। आपने उनसे मिले? appeared that way। मैं जो आपसे डिस्कशन कर रहे थे तो जिस चीज़ में अड़े हुए थे, आप भी अपनी जगह पे अड़े हुए थे। यही जो मैंने ये समझाया तो उसे, वो छोड़ दिया उसने और एक सीट जीता। तो मतलब ये असेसमेंट भी करेक्ट होनी तब चाहिए। से तो आप बड़े मुखालिफ हो गए, खैर वो जब से वो आप कुछ नहीं, सही है पार्टिंग ऑफ द वेज हुआ। हाँ, मतलब मुखालिफ पता नहीं क्यों, मैंने तो उसको ये शौकत खान में बड़ा हेल्प किया। मैं तो गया था उधर, मैंने फंड आपके दौर में उनको जेल भी तो हुई है ना, जो प्रोटेस्ट मूवमेंट चल रही थी अदलिया की बहाली के लिए। 7-8 दिन वो बड़ी कैद तन्हाई गुजारी उन्होंने वहाँ पे। अच्छा, तो ये है, लेकिन द ओनली पॉलिटिशियन जिनको हुई, बाकी तो किसी को नहीं हुई अदलिया मूवमेंट में।
मुझे याद नहीं है। मुझे लगा वैसे आप ये कहते हैं कि आपका सबसे गलत डिसीजन था इफ्तिखार चौधरी साहब को वो करना, मैं ये समझता हूँ आपका सबसे गलत डिसीजन था उनको लगाना है चीफ जस्टिस। वो क्या सोच के लगाया आपने कुछ चीजें शुरू में? शायद ये आप पता नहीं कैसे ये कहते हो। देखो, एक लॉ पास हुआ है भाई सुप्रीम कोर्ट से, सीनियर मोस्ट जज बनेगा। अभी आप नहीं देख रहे हैं कि ये जज अब जो चीफ जस्टिस साहब बने हैं सीनियर मोस्ट पे, अभी ये जा रहे हैं मेरे ख्याल में अगले महीने की सब बातें कर रहे हैं कि जी वो जवाद ख्वाजा साहब बनेंगे चीफ जस्टिस सिर्फ 20-25 दिन के लिए। तो ये क्यों बन रहे हैं? ये सीनियर मोस्ट बन रहे हैं, तो ये किसी ये सीनियर मोस्ट बन गए। तो ये हमेशा मेरे से लोग ये पूछते हैं, यही है ना, सिस्टम ये है। सही है। लेकिन सर आपका तो जो मुकदमा था बड़ा स्ट्रांग था और उसको मैंने खुद कंटेंट देखे, आप उस पर क्यों रिग्रेट फील करते हैं? आपने तो सही केस बनाया था, एक चीफ जस्टिस को नाजायज प्रोटोकॉल नहीं लेना चाहिए, एक चीफ जस्टिस को जो है वो अपने बेटे की नाजायज सिफारिश नहीं करनी चाहिए, एक चीफ जस्टिस को पेट्रोल की पर्ची पे भी जो है वो अनफेयर मीन यूज नहीं करना चाहिए। तो आप उसमें अपॉलोजेटिक क्यों है सब कि मैंने बड़ा गलत डिसीजन कर दिया? आप नहीं होल्ड ऑन, मैं एज अ प्रेसिडेंट यू आर बाउंड टू गिव द रेफरेंस। नहीं, आई एम नॉट एट ऑल। ये किसने कहा कि मैं अपॉलोजेटिक हूँ? मैं कभी नहीं अपॉलोजेटिक। इफ्तिखार की बात माजूली पे नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल सही किया था, मैं बिल्कुल अपॉलोजेटिक नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन मैंने ये कहा कि मैंने एक बात सीखी है इससे, आई हैव लर्नड अ लेसन कि बाज़ वक्त इवन व्हेन यू आर डूइंग अ राइट, उसका अगर फॉल आउट इतना नेगेटिव होने वाला है वो सोचना चाहिए आदमी को। बट यू डिड द राइट थिंग। यस, आई डिड द राइट थिंग, लेकिन उसका फिर फॉल आउट हुआ, मेरी पॉपुलैरिटी डाउन हुई, कहीं कोई 78-80% थी इन मार्च 2007, बाद में गिर गई, काफ़ी गिर गई। फिर ऊपर से और इंसिडेंट्स हुए, ये लाल मस्जिद। मीडिया ने एंगलिंग ऐसे की ना, कुछ 100 लोग होते थे वो लाख का मजमा दिखाते थे, क्योंकि आप मेरे नज़दीक आपका सबसे गलत डिसीजन ये था कि मीडिया को, कुछ चैनल्स को आपने जब बैन किया तो वो फिर आपके खिलाफ रिएक्शनरी हो गए, तो उन्होंने उस मूवमेंट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। वरना तो वो आम आदमी तो उस मूवमेंट में था ही नहीं, वो तो कुछ 5-6 हज़ार लॉयर्स निकलते थे। पूरे पाकिस्तान में कितने रजिस्टर्ड लॉयर्स हैं? 80,000 लॉयर्स होंगे, उससे ज़्यादा कितने होंगे? उससे ज़्यादा तो मूवमेंट थी नहीं है। और जब लॉन्ग मार्च भी हुआ था कुछ 1,000 लोग ही लाहौर से निकले हुए थे। नो वन फ्रॉम, जो नवाज शरीफ साहब का लॉन्ग मार्च था, कुछ 1,000 लोग ही निकले हुए थे ना, कोई पूरा पाकिस्तान थोड़ी उमड़ आया था बाहर। तो बहरहाल वो तो मैं तो समझता हूँ आपका बड़ा राइट डिसीजन था जो फारिग किया गया। नहीं, राइट था, लेकिन बाद में ये पोलिटिसाइज होकर वो स्नो बॉलिंग हो रही थी, लाल मस्जिद भी हुआ, फिर ये बेनज़ीर आई और नवाज शरीफ आ गए, बेनज़ीर असैसिनेट भी हो गई। ये सब के मजमूई तौर पे एक बहुत बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट। सर आपने बेनज़ीर का जिक्र किया, मैं क्लेमेंटाइन राइस की किताब पढ़ रहा था, वो कह रही हैं कि सारी रात वो आपके साथ, आपके और बेनज़ीर के साथ लगी रही और आपसे उन्होंने एग्री करवाया एग्रीमेंट। अमेरिका का इतना क्या इन्फ्लुएंस होता है? आप यू वर द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन पाकिस्तान देन, आप आर्मी चीफ भी थे, आप प्रेसिडेंट भी थे, आप पे अमेरिका का क्या इतना इन्फ्लुएंस था कि वो राइस कह रही कि बेनज़ीर ने मुझे कहा कि मुशर्रफ से मेरी सुलह करा दो, और मैंने जो है अपने तौर पे बुश को भी पहले नहीं बताया, बुश को भी बाद में ऑन बोर्ड लिया और मुशर्रफ साहब से इंटरेक्शन करके तो उनसे एग्रीमेंट करा दिया 4 अक्टूबर को। इसको उर्फ आम में NRO कहते हैं, 18 को वो पाकिस्तान आ गई बेनज़ीर साहब। अमेरिका का इतना क्या प्रेशर होता है कि आपने भी उनकी बात माननी, चाहे आप नहीं चाहते थे? ये फिर वो ये गलत है, उनकी किताब में लिखा हुआ। देखो क्या किया जाए कि ये हर चीज़, ये हम समझते हैं हर चीज़ अमेरिका हमें डिक्टेट कर रही है। बिल्कुल अमेरिका हमें नहीं डिक्टेट करता है, हम इसको एग्जैजरेट करते हैं। हर चीज़ में हम समझते हैं अमेरिका ने कहा, अमेरिका ने करवा दिया, कोई ऐसी बात नहीं है। ये शी वॉज इन फेवर ऑफ बेनज़ीर ऑल राइट, लेकिन बिल्कुल उनकी वजह से नहीं। ये बहुत सी चीज़ें खुद होती हैं या हम चाहते हैं वो उसके मुताबिक होती हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है सर, एक चीज़ और बता दीजिएगा बस इसी के हवाले से, बस एक बात आप पूछनी। वो कह रहे थे कि जी हमने मुशर्रफ साहब को 8 अगस्त, मैं उसको कोट कर रहा हूँ, 2007 को मार्शल लॉ लगाने से रोका, वो लगाने वाले थे। इज इट ट्रू? 8 अगस्त 2007 को आप मार्शल लॉ लगाने वाले थे और कॉलोनियल राइस ने और अमेरिका ने आपको रोका? नहीं, मुझे याद नहीं है फ्रैंकली। कभी आप मार्शल लगाने वाले थे 2007 में? 8 अगस्त नहीं, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक दिस। आप रिफ्यूट नहीं करते, आपको याद नहीं है इस ना? ये कहाँ, ये वो कॉन्डोलीज़ा राइस ने अपनी किताब में, ये तो प्रिंटेड वर्जन है, 2007 में वो कह रहे हैं मुशर्रफ साहब जो थे वो मार्शल लगाने वाले थे और हमने मिल के उनको, मैंने और बुश ने रोका कि आप ना करें। कोई लगाने, वो कहा होगा अगर तो वो टू स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, क्योंकि टर्मोइल हो रहा था, बढ़ रहा था ये वो। लेकिन आप नहीं सोच रहे ऐसा लगाने? नहीं। फिर वो कहते हमने बड़ा रोका, उनको लगे एमरजेंसी, फिर भी लगा दी उन्होंने। उन्होंने मुखालफत की थी वैसे काफ़ी, यस की थी, लेकिन वही सबसे पहले पाकिस्तान
पाकिस्तान की कंडीशन मैंने देखी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके मुताबिक एक्शन लिया। सर पीपल्स पार्टी का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? जरदारी साहब को साइड रखे, बिलावल भुट्टो आपको लगते हैं पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीपल्स पार्टी वफाक की पार्टी अगर टूट जाती है तो ये भी तो पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ थी ना, अगर वैनिश हुई। आपको लगता है कि ये तारीख है, ठीक है, स्टेट्स पार्टियाँ आती हैं जाती हैं, बिलावल भुट्टो के हाथ में फ्यूचर देखते हैं आप पीपल्स पार्टी का? नहीं, मेरी नज़र में पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल पंजाब से तकरीबन ख़त्म हो गई है, सिंध की रह गई है, और सिंध के रूरल एरियाज़ में भी इनकी पॉपुलैरिटी बहुत कम है। ये गवर्नमेंट तो चला रहे हैं ये, लेकिन मेरे ख्याल में इनकी जो स्ट्रेंथ है वो मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग ऑफ थाना कचहरी पटवारी इसको यूज़ करते हैं, फोर्स करते हैं लोगों को, इस वजह से ये हैं। अदरवाइज इनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल डाउन है। राइट, लेकिन बिलावल के आप नहीं देखते कि बिलावल कुछ कर सकेगा? आई डोंट थिंक सो, मेरे ख्याल में तो नहीं कर सकेगा। बेटियां भी नज़ीर साहिबा की, नहीं, आई डोंट थिंक सो। तो आप कोई अलायंस बना रहे हैं पॉलिटिकल? तारुल कादरी साहब आपसे रब्ते कर रहे हैं, आप उनसे रब्ते कर रहे हैं, सब या मेरे पीर से पगाड़ा मिलते साहब? हैं, सब मेरे से मिलते हैं। मेरे और वे मैं व्यू सबके क्लियर है, मैंने तो टीवी पे भी कहा हुआ है कि एक तीसरी पॉलिटिकल फोर्स निकलनी चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसको आप लीड करें? नहीं ज़रूरी नहीं है कोई भी लीड कर ले। राइट सर, लोग कहते हैं कि बेसिकली फौज ने बड़ा आपके लिए स्टैंड लिया। मैं चाहता हूँ ये स्पेकुलेशंस भी अगर हो अखबारों में आती हैं तो इसका आप जवाब ज़रूर दें। फौज ने बड़ा आपके लिए स्टैंड लिया और फौज के प्रेशर पे नवाज शरीफ साहब हट गए पीछे उस आर्टिकल 6 के ट्रायल से, जो बड़े अरसे से आप लगा हुआ था आपके पीछे। देखिए, फौज तो मैं 50 साल उसमें 45 साल गुजारे हैं, तो फौज तो इतनी आसानी से मुझे नहीं भूलेगी। तो ये आप क्रेडिट देते हैं ना फौज को कि ये क्रेडिट देते हैं कि ये आर्टिकल 6 नहीं चलेगा आपके ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली सिपह सलार तो गद्दार नहीं हो सकता पाकिस्तान का। ऑब्वियसली नहीं हो सकता, गद्दार तो वो है जो पाकिस्तान को बेड़ागर पाकिस्तान का कर रहा है, वो गद्दार है। जो पाकिस्तान के अवाम को बदहाली दे रहा है वो गद्दार है। मैंने तो सब कुछ दिया है पाकिस्तान को, तो मैं कैसे गद्दार हो गया? लेकिन ये आर्टिकल 6 वगैरह का बैकग्राउंड में जो कुछ भी हो रहा है ये मुझे नहीं मालूम है बिल्कुल, लेकिन जैसे चल रहा है वो केसेस कुछ चल भी रहे नहीं चल रहा सर, अब तो आप इंशाल्लाह, अच्छी बात है। हम तो कहते हैं अगर आप पे चल रहा है तो फिर इफ्तिखार चौधरी पे भी चलना चाहिए और फिर बहुत सौ पे चलना चाहिए। मेरा तो ये ओपिनियन है और मैंने इसको प्रोग्राम प्रोफेस किया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जी चलेगा नहीं अब, क्योंकि फौज ने स्टैंड लिया है अपने एक्स आर्मी चीफ के लिए। वेल मतलब इफ्तिखार चौधरी देखें, ये तो उससे मेरे साथ तो कंपेयर ही नहीं करना चाहिए उसे। क्यों? आई फाइंड इट एज एन इंसल्ट टू कंपेयर मी विद हिम। विद इफ्तिखार चौधरी? हाँ, अच्छा। मतलब मेरे ऊपर कोई करप्शन या नेपोटिज्म या इसकी तो नहीं है ना, सही है। लूट मार की, बिल्कुल नहीं, डाका डालने की, नहीं। करप्शन की, इनके ऊपर तो वो सारे हैं एज द चीफ जस्टिस। तो मेरे ऊपर तो इन्होंने ऐसी ये बुगती केस हुआ, बेनज़ीर केस हुआ, जजेस डिटेंशन केस हुआ, ये आर्टिकल, ये तो अदरवाइज मेरे ऊपर कौन सा केस है? मेरे इस तरफ तो लोग कह रहे हैं वो तो उन केसेस का मुझे पता है, लेकिन वो नहीं चलेगा आर्टिकल 6 आपके ऊपर। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ परस्यू करेंगे उसको सीरियसली। वो क्या कहते हैं वो उर्दू के तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अच्छा ठीक है, सही है। एक सर ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं। मुशर्रफ साहब से हमारी टॉक जारी है। वेरी वार्म वेलकम बैक। मुशर्रफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुशर्रफ साहब, अगर हम आपके फौज के कैरियर को देखें, मतलब आज पाकिस्तान हर फ्रंट पे जंग लड़ रहा है। उस ज़माने में होता था ना कि जब मैंने आईसीएसबी का एग्ज़ाम दिया और मैं आईसीएसबी ने सेलेक्ट हुआ था, मैं आईसीएसबी के उसमें मैं नहीं जा सका फौज में, ये और बात है, आई गॉट सिलेक्टेड। तो उस वक्त हर यंग बंदे की ख्वाहिश होती थी कि पाकिस्तानी फ़ौज में जाए। उस वक्त दुश्मन एक ही हुआ करता था, इंडिया। अब दुश्मन बहुत बेतहाशा हो गए। आपके नज़दीक आपकी इंस्पिरेशन क्या थी फ़ौज की उस ज़माने में? जिस तरह हमारी इंस्पिरेशन तो ये थी कि जी इंडिया एनिमी है तो उसको ऐसे तैसी करने की, और आज का जो नौजवान है उसकी इंस्पिरेशन क्या होनी चाहिए अगर वो फ़ौज को ज्वाइन करना चाहे? आपकी क्या थी सर, पहले तो ये बता दीजिए, व्हेन यू जॉइन पाकिस्तान। मैं तो फ्रैंकली हमारा ज़माना वो था, मैं तो फ़ौज का एक ग्लैमर, मैं जब हम तुर्की में थे कोई 7 साल, वहाँ जो डिफेंस अटैची थे दोनों, वो यूनिफॉर्म्स उनके देखकर मैं बहुत ग्लैमर देख, तो ये थी जनरल। दूसरा मेरे ख्याल में एप्टीट्यूड मेरा था फ़ौज की तरफ, और 65 वॉर तो उस वक्त हुई नहीं थी, तो रियली
ये एंटी इंडिया फीलिंग इतनी ज़्यादा उस ज़माने में नहीं थी। आप बता रहे थे आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे थे जब की बात बता रहे हैं? हाँ। जी। अच्छा। तो मेनली ग्लैमर, और आई थिंक मेरी वालदा तो समझ नहीं थी कि मैं पढ़ाई में इतना ज़्यादा शौक मेरे नहीं रखता तो तुम जाओ फौज में। अच्छा, उन्हें ये नहीं पता था सबसे ज़्यादा पढ़ाई तो फौज में ही होती है। सही है। तो आपके वालिद का प्रोफेशन क्या था? फॉरेन ऑफिस। अच्छा, वो फॉरेन ऑफिस में थे। हाँ। तो ये आपको मतलब जो कहा जाता है कि यू बिलोंग टू अ महाजर सेगमेंट, ये बात सही है? सही है। और आप कराची से ऑब्वियसली बिलोंग करते थे। तो सर आपने कहाँ से माइग्रेट किया था इंडिया में? कराची में मैं नहीं बिलोंग करता हूँ, मेरा तो जहाँ सर्विस कर रहे थे फादर वहीं गए हम। सही है। कराची कैपिटल था, यहाँ मोटा पैलेस। आपकी पैदाइश में कराची में, उनकी पोस्टिंग इधर थी? नहीं, मैं पैदाइश तो मेरी दिल्ली में हुई है। अच्छा, पैदाइश आपकी दिल्ली की है? अच्छा। हाँ। और फिर जब वो बाद में फॉरेन ऑफिस शिफ्ट कर गया इस्लामाबाद, तो हम इस्लामाबाद चले गए। घर भी वालिद साहब ने इस्लामाबाद में बनाया F73 में। तो आई डोंट नो ये कहना कि मैं कराची का हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। फौज में सर आपने कभी जाके सोचा था आर्मी को? मैं जब फौज में जाने लगा तो मेरे ज़हन में ये था कि मुझे आर्मी चीफ बनना चाहिए। आपके ज़हन में क्या सोचती जब? कभी ये नहीं सोचा, फौज में आ गए और कोई बिल्कुल कभी मैं सोचता नहीं था कि मैंने चीफ बनना है, ये वो बिल्कुल नहीं सोचता। अच्छा। बस जो काम अपना करता था। Was it a surprise for you when नवाज शरीफ साहब elected you? You selected you? क्योंकि आप भी जूनियर थे। Yes. नहीं, जूनियर तो जूनियर की बात नहीं है, दो आगे थे, वो भी थोड़ी सी हैंकी पैंकी की वजह से वो दो सीनियर हो गए थे, वरना वो मैं नहीं सीनियर होना था। अच्छा। हाँ। बट ये तो पहले ये ज़रूरी नहीं है कि सीनियर मोस्ट बनता है, जो सीनियर मोस्ट 4-5 जो हैं उनमें से एक बनता है। आई वॉज द थर्ड। सर किसी मौके पे जिस वक्त नवाज शरीफ साहब इम्प्रिजन हो गए और उन पर केस चल रहा था, आपके जहन में ये आया कि इन्होंने मुझे बनाया था तो इसलिए आपने उनको भी जाने दिया? फिर आपके जहन में ये आया था? नहीं, ये बात नहीं है, ये नहीं, क्योंकि चीज़ जो कुछ हुआ था वो जो हाई जैकिंग वगैरह वो तो बहुत सीरियस इशू था। लेकिन क्योंकि ये कहा गया था, इन लोगों ने खुद ने क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला से कहलवाया। क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला, सऊदी अरेबिया, इनको हम बहुत ज़्यादा हाई एस्टीम में रखते हैं, तो इसलिए मैं माना। और मेरे में कोई वेंजियंस की फ्रैंकली आदत नहीं है मुझे। आई बिलीव इन कंसिलिएटरी अप्रोच। और आपकी उस दौरान नवाज शरीफ से कभी बातचीत नहीं जब when he was in prison, in your prison? No. जो आप टेक ओवर आपने किया? नेवर। और आपने उस वक्त यही सोचा था कि आप इलेक्शंस करवा के चले जाएंगे? आप सोचा होता मैं 8-10 साल गुजारूंगा अभी, इस तरह ज़ियाउल हक साहब ने गुजारे थे, अयूब खान साहब? नहीं, इलेक्शन के बाद जाने का तो मैंने नहीं सोचा था बिल्कुल, बट लेकिन मैंने वो 3 स्टेज ट्रांजिशन का सोचा था, तो इसलिए सेकंड स्टेज मैंने एक अपनी पार्टी जो मुझे सपोर्ट करेगी वो जीते और वो हुकूमत चलाए। तो थर्ड स्टेज वाज व्हेन आई टेक ऑफ माय यूनिफॉर्म, और 5 साल में जस्ट टू ओवरसी एज अ सिविलियन प्रेसिडेंट, और फिर मैंने दैट इज़ व्हाट पार्टी तो 2002 में सोचा था ना मैंने कि पार्टी होनी चाहिए, वरना तो पीएमएल क्यों ना वो डिसअपॉइंट नहीं किया वैसे? क्योंकि इससे पहले जो आपका 3 साल का दौर था वो नॉन करप्शन दौर था, जिसमें आपने टेक्नोक्रेट्स लगाए हुए थे, किसी के ऊपर कोई स्कैंडल नहीं है, जितने भी आपने लोग लगाए हुए थे। उसके बाद जो आपने पॉलिटिशियंस लिए उन पे तो एक से एक पे बढ़कर स्कैंडल निकला। नहीं, कोई ख़ास ऐसा नहीं निकला है। 2002 से 7 तक जो गवर्नमेंट, देखिए हर ये चीज़ों में हम पड़ जाते हैं, और जो मेन चीज़ इशू है हुकूमत का काम, जो मैं बार बार कहता हूँ, आवाम को खुशहाली देना, मुल्क को तरक्की देना, इसके जितने भी जूज़ हैं ना, आवाम की खुशहाली, पॉवर्टी एलिविएशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एजुकेशन, हेल्थ, आप देखें ज़रा उस ज़माने में क्या हो रहा था, प्रोग्रेस हो रहा था। 9 यूनिवर्सिटीज़ आ रहे हैं, कैडेट कॉलेजेस खुल रहे हैं, डिवाइड कर दिया हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्राइमरी सेकेंडरी को हमने डिस्ट्रिक्ट को दे दिया, कॉलेजेस प्रोविंस को ले लिए, यूनिवर्सिटी हायर, इतनी ज़्यादा एजुकेशन, हेल्थ में बेसिक हेल्थ यूनिट्स, रूरल हेल्थ सेंटर्स को एक्टिवेट कर दिया। क्या आपको लगता है अचीवमेंट आपके दौर की पॉलिटिकल? और हाँ, और लोगों को नौकरियां मिल रही थी, लोगों की कमाई में इजाफा हो रहा था। ये दूसरा, मुल्क की तरक्की, इकॉनमी, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, एनर्जी, आईटी, टेलीकम्युनिकेशन, आप कोई सा भी ले लें तो इसमें प्रोग्रेस थी, ये बिल्कुल। तो ये अगर प्रोग्रेस हो रहा था तो आप ये जो हम पढ़ जाते हैं ना कि वो उधर करप्शन थी, हुई होगी डेफिनेटली, क्योंकि ये सिलेक्टेड लार्जर पिक्चर ठीक थी। सर टेररिज्म के नए चैलेंजेस आ गए, हमने देखा दाइश अब
कर रहा है, टर्की में उन्होंने ब्लास्ट किया है, वो सऊदी अरब में भी ब्लास्ट करने की जिम्मेदारियां ले रहे हैं। पाकिस्तान का तो बड़ा अजीब डिलेमा है कि पाकिस्तान अमेरिका का लाई है, अमेरिका अफगानिस्तान में है, जो लोग सानिया पेशावर करते हैं उनके मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में पाकिस्तान अमेरिका को किस तरह डील कर रहा है आपके ख्याल में, और अमेरिका पाकिस्तान को उस तरह सपोर्ट दे रहा है? क्योंकि जो टेररिस्ट है हमारे वो तो वहाँ बैठे हुए हैं, तो उनको तो यहाँ हैंड ओवर नहीं किया गया, हमसे तो मुतालबा है कि यहाँ वाले वहाँ दे दिया जाए। हाँ सही, ये अनफॉर्चुनेटली ये हमेशा रहा है कि, और जो मैं कहता रहा हूँ कि हमारी टेररिस्ट, आर टेररिस्ट आर योर टेररिस्ट आर शुड बी आर टेररिस्ट, तो हमारे टेररिस्ट भी आपके भी टेररिस्ट होने चाहिए, तो रेसिप्रोकेशन होनी चाहिए। तो मुझे अफसोस होता था कि ये लोग यहाँ बलूचिस्तान के उधर भागे हुए हैं और उधर से बलूचिस्तान में आर्म्स, वेपन्स और ट्रेंड ये डिस्ट्रप्शनिस्ट ये भेज रहे हैं, ये होता था। लेकिन अमेरिका के साथ देखें, एक सुपर पावर है, सोल सुपर पावर है, बिल्कुल हमारी उनके साथ रिलेशनशिप होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी ट्रेड और इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट उनके साथ है बहुत ज़्यादा। तो इसमें ये खामखा में एक अगेंस्ट होना उनके और उनसे ताल्लुकात ख़राब करने, ये नहीं होना चाहिए। दिस इज़ नॉट गुड डिप्लोमेसी। अमेरिका से हमारे हेड ऑफ द स्टेट से डरते नहीं कि अमेरिका का बहुत प्रेशर होता है, मतलब उनसे बात करते हुए जरा, क्योंकि वो तो कुछ भी करा सकते हैं, वो तो coup भी करा सकते हैं, कराना चाहे किसी हुकूमत के खिलाफ। दैट इज़ व्हाट पीपल थिंक, दैट इज़ व्हाट, देखिए इतनी जैसे यहाँ सोचा जाता है कि अमेरिका इतना हर चीज़ में इंटरफियर करता है, ये भी नहीं है, ये बातें बस यहाँ बहुत सर ज़्यादा। जब फॉरेन सेक्रेटरी की किताब लिखे और कह दिए मैं तो यूं करती थी, मैं तो यूं करती थी, हमारी तरफ से कोई तरदीद भी ना आए, तो उससे तो ये तासुर उभरेगा कि अमेरिका ही इस मुल्क को चला रहा है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये जो कॉन्डोलीज़ा राइस या कोई भी किताब जब लिखता है ना, वी शुड नो दैट ये उसमें सेंसेशनलाइज करने के लिए चीज़ें लिखी जाती हैं। पाकिस्तान अब सर कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं आपसे करता, आपके दौर में तो ये था ग्लैमर, आज का जो अगर बंदा को ज्वाइन करना चाहे पाकिस्तानी फौज को, नौजवान, उनके लिए क्या इंस्पिरेशन है? पाकिस्तान, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान, फाइटिंग फॉर पाकिस्तान, फाइटिंग अगेंस्ट ये जो भी दुश्मन है पाकिस्तान के, वेदर इंटरनल या एक्सटर्नल, उनसे मेरे ख्याल में जज्बा फाइट करने का। और आपको लगता है कि टेररिज्म के ऑपरेशन ज़रबे ज़बर भी कंटिन्यू करेगा? सर बलूचिस्तान पे आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड भी रहा है और आपने बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन वहाँ पे किए। अभी आपके इस इंटरव्यू से कुछ लम्हे पहले, एक दिन पहले, वज़ीर आला बलूचिस्तान की स्टेटमेंट आई है कि जो भागे हुए लोग हैं यहाँ से, या जो पाकिस्तान के खिलाफ इन्वॉल्व भी रहे, जिन्होंने साइलेंस फीलिंग है इंग्लैंड वगैरह में, आज तक इमरान बुख्ती वगैरह की बात कर रहे हैं, तो उनके साथ टॉक करनी चाहिए। आपके ख्याल में उनके साथ टॉक होनी चाहिए या उनके साथ टॉक नहीं होनी? जो आपका तो बड़ा हार्ड स्टैंस रहा है इसके ऊपर। देखें, जो भी पाकिस्तान को जो कबूल ही नहीं कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को तोड़ने की बातें कर रहा है, इससे क्या टॉक्स होनी चाहिए? ये मुझे समझ नहीं आती भाई। ये अगर वो गिव अप कर जाए, अगर वो हथियार फेंक दें, हाँ अगर हथियार फेंक देते हैं आ जाए, बिल्कुल, फिर तो वो माना तो नहीं जाने। बलोचियों का तो ये, वो कहते हैं जी हमसे एग्रीमेंट करके, पहले भी 70 में भुट्टो साहब के दौर में भी ऐसे हुआ, हमें पहाड़ों से नीचे उतार के मारा गया, और अब हो सकता है आप इंग्लैंड से बुला के मारे, तो वो ट्रस्ट नहीं करते पंजाब पे और फौज पे। नहीं, आई थिंक कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये खुद ही ये करते हैं, वहाँ ब्लैकमेल करते हैं, गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करते हैं, पैसे एक्सटॉर्शन करते हैं, ये बात नहीं है, उनकी खुद की अपनी गलतियाँ, ऐसी बात नहीं है। जब भी इनके खिलाफ हमेशा ऑपरेशन होते हैं, मौजूदा अदलिया जो डेवलपमेंट है, इनसे ये पूछें कि आपको लीडरशिप रही है, जितने भी इनके बड़े बड़े लोग रहे हैं वो सब चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स रहे हैं इन द पास्ट, क्या किया उन्होंने बलूचिस्तान के लिए? कुछ भी नहीं किया। अगर बलूचिस्तान में सही डेवलपमेंट हुई है वो हमारे दौर में हुई है। हमारे दौर को एक तरफ रखें, पूरे पाकिस्तान के बाकी 60 साल दूसरी तरफ रखें, ज़्यादा डेवलपमेंट हमारे दौर में हुई है। मेगा डेवलपमेंट, अरबों रुपए के डैम्स 2 बना दिए, मिरानी डैम, सबकजई डैम, कोस्टल हाईवे बना दिया, ग्वादर पोर्ट बना, ये सब कुछ छोटे मोटे नहीं है, ये सब 50-50 अरब के हैं। लेकिन सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह सैलाब हर साल पाकिस्तान में आते हैं, अब 60 साल तो हो गए पाकिस्तान को, 60 ही सैलाब आ चुके हैं हर साल, अब फिर सैलाब पंजाब में आया हुआ, सिंध में शायद आ सकता है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। मतलब आपके दौर में कोई प्लानिंग हुई इस किस्म की कि सैलाब का रुख मोड़ दिया जाए, या सैलाब को किस तरह टैकल किया जाए? नहीं, सैलाब को टैकल करना तो बंद ही रीइंफोर्स हो सकते हैं, ये जो उनके बंद हैं ऊंचे किए जाएं और ज़्यादा रीइंफोर्स किए जाएं। इट इज़ अ कोलोसल एफर्ट। अगर पूरे बंद को बनाना है आपने और रीइंफोर्स करना है
तो बहुत बड़ा एफर्ट है। बाकी इसकी टेक्निकल स्टडी हो सकती है कि क्या, हाउ कैन यू स्टॉप फ्लड्स फ्रॉम हैपनिंग। जब पानी आ रहा है वो तो कुदरती आ रहा है, तो उसको रोकना, उसको मिटिगेट करना देखना सर आप पड़ेगा। कालाबाग डैम नहीं बना सके, अदरवाइज यू आर ऑल पावरफुल, और लोग समझते थे कि और कोई बना ना सके, आप तो बना सकते थे। पहले 3 साल में भी शुरू करा देता। नाम चेंज कर देते। नहीं, नाम से इतने भी लोग बेवकूफ़ नहीं है कि नाम देने का। बात यह है कि सिंध में बहुत ही उसके ख़िलाफ़ एक इतना ज़्यादा खिलाफ वर्जी है कि वो तो पॉलिटिशियंस हमारे कहते थे हम घर नहीं जा सकेंगे अगर ये हुआ, जीतना बीतना तो छोड़ें आप, वी कांट विजिट आवर हाउस। तो ये इतनी ज़्यादा मिसट्रस्ट है पंजाब की सिंध में, और ऐसी फ्रंटियर में है। तो ये इसको मनवाना पड़ेगा, और लेकिन बनना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कम से कम देखें इतने भी कोई परेशानी नहीं, दूसरे डैम बना लें, भाषा बना लें। सही है। भाषा 1990 से ये मेरे ख्याल में ये सिलसिला चल रहा है कालाबाग का, उससे भी पहले से किसी को ये नहीं हुआ कि भाई भाषा डैम की फिजिबिलिटी करवा लो और वो बनवा देते हैं। बिल्कुल ठीक। उसके भी कोई 4.5 मिलियन एकड़ फीट पानी है, उसमें 5 मिलियन और 4000 मेगावाट बिजली बनाएगा वो। हमने स्टार्ट कर दी थी 2000, फिजिबिलिटी हमने 2002 में, 3-4 साल लगती है उसे, वो हमने करवाई, और 2006 में मैंने लॉन्च भी किया वो। अब उसको फिर रुका हुआ है, वो कुछ भी नहीं हुआ, वरना 2006 से अभी तक 2008 अगर चल रहा होता तो ये तो बन रहा होता, बन गया होता तकरीबन, वो भी नहीं है। तो ये हम अपनी भी गलतियाँ। आपने एक्सेप्ट कर लिया रिटायरमेंट को, या आपको लगता है कि नहीं अभी भी आप पॉलिटिकली कुछ करेंगे, सोशली कुछ करेंगे? आपने एक्सेप्ट कर लिया कि अब रिटायरमेंट की लाइफ गुजारनी है? नहीं, ये मैं पाकिस्तान से रिलेटेड रहता हूँ। अब यहाँ अगर बुरी हालत है पाकिस्तान की, उसमें मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी कोई कंट्रीब्यूशन करे कि ये हुकूमत ठीक हो, आवाम में कुछ खुशहाली आए ना। उसलिए मैं ये बात करता हूँ, ये लोगों से मिल रहा हूँ जो लोग आ रहे हैं। अदरवाइज़ अगर हुकूमत सही चल रही हो, अभी आप हुकूमत सही चलाएं, सोशियो इकनॉमिक डेवलपमेंट हो रही हो, तो मैं बिल्कुल रिटायर्ड, बिल्कुल मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मैं बनना चाहता हूँ। एक ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं। मुशर्रफ साहब से हमारी टॉक जारी है। वेरी वार्म वेलकम बैक। मुशर्रफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुशर्रफ साहब, अगर हम आपके फौज के कैरियर को देखें, मतलब आज पाकिस्तान हर फ्रंट पे जंग लड़ रहा है। उस ज़माने में होता था ना कि जब मैंने आईसीएसबी का एग्ज़ाम दिया और मैं आईसीएसबी ने सेलेक्ट हुआ था, मैं आईसीएसबी के उसमें मैं नहीं जा सका फौज में, ये और बात है, आई गॉट सिलेक्टेड। तो उस वक्त हर यंग बंदे की ख्वाहिश होती थी कि पाकिस्तानी फ़ौज में जाए। उसका दुश्मन एक ही हुआ करता था, इंडिया। अब दुश्मन बहुत बेतहाशा हो गए। आपके नज़दीक आपकी इंस्पिरेशन क्या थी फ़ौज की उस ज़माने में? जिस तरह हमारी इंस्पिरेशन तो ये थी कि जी इंडिया एनिमी है तो उसको ऐसे तैसी करने की, और आज का जो नौजवान है उसकी इंस्पिरेशन क्या होनी चाहिए अगर वो फ़ौज को ज्वाइन करना चाहे? आपकी क्या थी सर, पहले तो ये बता दीजिए, व्हेन यू जॉइन पाकिस्तान। मैं तो फ्रैंकली हमारा ज़माना वो था, मैं तो फ़ौज का एक ग्लैमर, मैं जब हम तुर्की में थे कोई 7 साल, वहाँ जो डिफेंस अटैची थे दोनों, वो यूनिफॉर्म्स उनके देखकर मैं बहुत ग्लैमर देख, तो ये थी जनरल। दूसरा मेरे ख्याल में एप्टीट्यूड मेरा था फ़ौज की तरफ, और 65 वॉर तो उस वक्त हुई नहीं थी, तो रियली ये एंटी इंडिया फीलिंग इतनी ज़्यादा उस ज़माने में उस ज़माने में नहीं थी। आप बता रहे जैसे आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे थे जब की बात बता रहे हैं? हाँ जी, अच्छा। तो मेनली ग्लैमर, और आई थिंक मेरी वालदा तो समझ नहीं थी कि मैं पढ़ाई में इतना ज़्यादा शौक़ मेरे नहीं रखता तो तुम जाओ फ़ौज में। अच्छा, उन्हें ये नहीं पता था सबसे ज़्यादा पढ़ाई तो फ़ौज में ही होती है। सही है। तो आपके वालिद का प्रोफेशन क्या था? फॉरेन ऑफिस। अच्छा, वो फॉरेन ऑफिस में थे। हाँ। तो ये आपको मतलब जो कहा जाता है कि यू बिलोंग टू अ महाजर सेगमेंट, ये बात सही है? सही है। और आप कराची से ऑब्वियसली बिलोंग करते थे। तो सर आपने कहाँ से माइग्रेट किया था इंडिया में? कराची में मैं नहीं बिलोंग करता हूँ, मेरा तो जहाँ सर्विस कर रहे थे फादर वहीं गए हम। सही है। कराची कैपिटल था, यहाँ मोटा पैलेस। आपकी पैदाइश में कराची में, उनकी पोस्टिंग इधर थी? नहीं, मैं पैदाइश तो मेरी दिल्ली में हुई है। अच्छा, पैदाइश अभी दिल्ली की है? अच्छा। हाँ, और फिर जब वो बाद में फॉरेन ऑफिस शिफ्ट कर गया इस्लामाबाद, तो हम इस्लामाबाद चले गए।
घर भी वालिद साहब ने इस्लामाबाद में बनाया F73 में। ठीक। तो आई डोंट नो ये कहना कि मैं कराची का हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। फौज में सर आपने कभी जाके सोचा था आर्मी को? मैं जब फौज में जाने लगा तो मेरे ज़हन में ये था कि मुझे आर्मी चीफ बनना चाहिए। आपके ज़हन में क्या सोचती जब NGO कभी ये join नहीं करते सोचा, हैं? ये कभी नहीं सोचा, लेकिन आप फौज में सोचा आ नहीं। गए और कोई बिल्कुल कभी मैं सोचता नहीं था कि मैंने चीफ बनना है, ये वो बिल्कुल नहीं सोचता। अच्छा। बस जो काम अपना करता था। Was it a surprise for you when Nawaz Sharif साहब selected you? क्योंकि आप भी जूनियर थे अपने। Yes. नहीं जूनियर तो जूनियर as की बात compared to नहीं, others. हाँ, दो आगे थे, वो भी थोड़ी सी हैंकी पैंकी की वजह से वो दो सीनियर हो गए थे, वरना वो मैं नहीं सीनियर होना था। अच्छा। हाँ बट ये तो पहले ये ज़रूरी नहीं है कि सीनियर मोस्ट बनता है। जो सीनियर मोस्ट 4-5 जो हैं उनमें से एक बनता है। आई वॉज द थर्ड। सर किसी मौके पे जिस वक्त नवाज शरीफ साहब इम्प्रिजन हो गए और उन पर ये केस चल रहा था, आपके जहन में ये आया कि इन्होंने मुझे बनाया था तो इसलिए आपने उनको भी जाने दिया? फिर आपके जहन में ये आया था? नहीं ये बात नहीं है, ये नहीं, क्योंकि चीज़ जो कुछ हुआ था वो जो हाई जैकिंग वगैरह वो तो बहुत सीरियस इशू था। लेकिन क्योंकि ये कहा गया था, इन लोगों ने खुद ने क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला से कहलवाया। क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला, सऊदी अरेबिया, इनको हम बहुत ज़्यादा हाई एस्टीम में रखते हैं, तो इसलिए मैं माना। और मेरे में कोई वेंजियंस की फ्रैंकली आदत नहीं है मुझे। आई बिलीव इन कंसिलिएटरी अप्रोच। और आपकी दौरान नवाज शरीफ साहब से कोई बातचीत नहीं हुई जब when he was in prison, in your prison? No. जो आप टेक ओवर आपने किया? नेवर। और आपने उस वक्त यही सोचा था कि आप इलेक्शंस करवा के चले जाएंगे? आप सोचा होता मैं 8-10 साल गुजारूंगा अभी, इस तरह ज़ियाउल हक साहब ने गुजारे थे, अयूब खान साहब ने? नहीं, इलेक्शन के बाद जाने का तो मैंने नहीं सोचा था बिल्कुल, बट लेकिन मैंने वो 3 स्टेज ट्रांजिशन का सोचा था, तो इसलिए सेकंड स्टेज मैंने एक अपनी पार्टी जो मुझे सपोर्ट करेगी वो जीते और वो हुकूमत चलाए। तो थर्ड स्टेज वाज व्हेन आई टेक ऑफ माय यूनिफॉर्म और 5 साल में जस्ट टू ओवरसी एज ए सिविलियन प्रेसिडेंट, और फिर मैंने फिर आप पॉलिटिक्स में पार्टी बना दी। दैट इज़ व्हाट पार्टी तो 2002 में सोचा था ना मैंने सही कि है। पार्टी होनी चाहिए, वरना तो पीएमएल क्यों ना वो डिसअपॉइंट नहीं किया वैसे? क्योंकि इससे पहले जो आपका 3 साल का दौर था वो नॉन करप्शन दौर था, जिसमें आपने टेक्नोक्रेट्स लगाए हुए थे, किसी के ऊपर कोई स्कैंडल नहीं है, जितने भी आपने लोग लगाए हुए थे। उसके बाद जो आपने पॉलिटिशियंस लिए उन पे तो एक से एक पे बढ़कर स्कैंडल निकला है। नहीं कोई ख़ास ऐसा नहीं निकला है। 2002 से 7 तक जो गवर्नमेंट, देखिए हर ये चीज़ों में हम पड़ जाते हैं, और जो मेन चीज़ इशू है हुकूमत का काम, जो मैं बार बार कहता हूँ, आवाम को खुशहाली देना, मुल्क को तरक्की देना, इसके जितने भी जुज़ हैं ना, आवाम की खुशहाली, पॉवर्टी एलिविएशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एजुकेशन, हेल्थ, आप देखें ज़रा उस ज़माने में क्या हो रहा था, प्रोग्रेस हो रहा था। 9 यूनिवर्सिटीज़ आ रहे हैं, कैडेट कॉलेजेस खुल रहे हैं, डिवाइड कर दिया हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्राइमरी सेकेंडरी को हमने डिस्ट्रिक्ट को दे दिया, कॉलेजेस प्रोविंस को ले लिए, यूनिवर्सिटी हायर, इतनी ज़्यादा एजुकेशन, हेल्थ में बेसिक हेल्थ यूनिट्स, रूरल हेल्थ सेंटर्स को एक्टिवेट कर दिया। क्या आपको लगता है अचीवमेंट आपके दौर की पॉलिटिकल? और हाँ, और लोगों को नौकरियां मिल रही थी, लोगों की कमाई में इजाफा हो रहा था। तो ये दूसरा, मुल्क की तरक्की, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, एनर्जी, आईटी, टेलीकम्युनिकेशन, आप कोई सा भी ले लें तो इसमें प्रोग्रेस थी, ये बिल्कुल। तो ये अगर प्रोग्रेस हो रहा था तो आप ये जो हम पड़ जाते हैं ना कि वो उधर करप्शन थी, हुई होगी डेफिनेटली, क्योंकि ये सिलेक्टेड लार्जर पिक्चर ठीक थी। या सर टेररिज्म के नए चैलेंजेस आ गए हैं। हमने देखा दाइश अब कर रहा है, टर्की में उन्होंने ब्लास्ट किया है, वो सऊदी अरब में भी ब्लास्ट करने की जिम्मेदारियां ले रहे हैं। पाकिस्तान का तो बड़ा अजीब डिलेमा है कि पाकिस्तान अमेरिका का लाई है, अमेरिका अफगानिस्तान में है, जो लोग साना पेशावर करते हैं उनके मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में पाकिस्तान अमेरिका को किस तरह डील कर रहा है आपके ख्याल में, और अमेरिका पाकिस्तान को उस तरह सपोर्ट दे रहा है? क्योंकि जो टेररिस्ट है हमारे वो तो वहाँ बैठे हुए हैं, तो उनको तो यहाँ हैंड ओवर नहीं किया गया, हमसे तो मुतालबा है कि यहाँ वाले वहाँ दे दिए जाए। हाँ सही, ये अनफॉर्चुनेटली ये हमेशा रहा है कि, और जो मैं कहता रहा हूँ कि हमारी टेररिस्ट, आर टेररिस्ट आर योर टेररिस्ट आर शुड बी आर टेररिस्ट, तो हमारे टेररिस्ट भी आपके भी टेररिस्ट होने चाहिए, तो रेसिप्रोकेशन होनी चाहिए। तो मुझे अफसोस होता था कि ये लोग यहाँ बलूचिस्तान के उधर भागे हुए हैं और उधर से बलूचिस्तान में आर्म्स, वेपन्स और ट्रेंड ये डिसरप्शनिस्ट ये भेज रहे हैं, ये होता था। लेकिन अमेरिका के साथ देखें, एक सुपर पावर है, सोल सुपर पावर है, बिल्कुल हमारी उनके साथ रिलेशनशिप होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए,
क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी ट्रेड और इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट उनके साथ है बहुत ज़्यादा। तो इसमें ये खामखा में एक अगेंस्ट होना उनके और उनसे ताल्लुकात ख़राब करने, ये नहीं होना चाहिए। दिस इज़ नॉट गुड डिप्लोमेसी। अमेरिका से हमारे हेड ऑफ द स्टेट से डरते रहे कि अमेरिका का बहुत प्रेशर होता है, मतलब उनसे बात करते हुए जरा, क्योंकि वो तो कुछ भी करा सकते हैं, वो तो coup भी करा सकते हैं, कराना चाहे किसी हुकूमत के खिलाफ। ये दैट इज़ व्हाट पीपल थिंक, दैट इज़ व्हाट। देखिए इतनी जैसे यहाँ सोचा जाता है कि अमेरिका इतना हर चीज़ में इंटरफियर करता है, ये भी नहीं है। ये बातें बस यहाँ बहुत सर ज़्यादा जब फॉरेन सेक्रेटरी की किताब लिखे और कह दिए मैं तो यूं करती थी, मैं तो यूं करती थी, हमारी तरफ से कोई तरदीद भी ना आए, तो उससे तो ये तासुर उभरेगा कि अमेरिका ही इस मुल्क को चला रहा है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये जो कॉन्डोलीज़ा राइस या कोई भी किताब जब लिखता है ना, वी शुड नो दैट ये उसमें सेंसेशनलाइज करने के लिए चीज़ें लिखी जाती हैं। पाकिस्तान अब सर कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं आपसे करता आपके दौर में तो ये था ग्लैमर, आज का जो अगर बंदा को ज्वाइन करना चाहे पाकिस्तानी फौज को, नौजवान, उनके लिए क्या इंस्पिरेशन है? पाकिस्तान, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान, फाइटिंग फॉर पाकिस्तान, फाइटिंग अगेंस्ट ये जो भी दुश्मन है पाकिस्तान के, वेदर इंटरनल या एक्सटर्नल, उनसे मेरे ख्याल में जज्बा फाइट करने का। और आपको लगता है कि टेररिज्म के ऑपरेशन ज़रब-ए-ज़बर भी कंटिन्यू करेगा? सर बलूचिस्तान पे आप का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड भी रहा और आपने बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन वहाँ पे किए। अभी आपके इस इंटरव्यू से कुछ लम्हे पहले, एक दिन पहले, वज़ीर आला बलूचिस्तान की स्टेटमेंट आई है कि जो भागे हुए लोग हैं यहाँ से या जो पाकिस्तान के खिलाफ इन्वॉल्व भी रहे, जिन्होंने साइलेंस भी ली हुई है इंग्लैंड वगैरह में, आज तक इमरान बुख्ती वगैरह की बात कर रहे हैं, तो उनके साथ टॉक करनी चाहिए। आपके ख्याल में उनके साथ टॉक होनी चाहिए या उनके साथ टॉक नहीं होनी? जो आपका तो बड़ा हार्ड स्टैंड रहा है इसके ऊपर। देखें, जो भी पाकिस्तान को जो कबूल ही नहीं कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को तोड़ने की बातें कर रहा है, इससे क्या टॉक्स होनी चाहिए? ये मुझे समझ नहीं आती भाई। ये अगर वो गिव अप कर जाए, अगर वो हथियार फेंक दें, हाँ अगर हथियार फेंक देते हैं आ जाए, बिल्कुल। फिर तो वो माना तो नहीं जाने। बलोचियों का तो ये वो कहते हैं जी हमसे एग्रीमेंट करके, पहले भी 70 में भुट्टो साहब के दौर में भी ऐसे हुआ, हमें पहाड़ों से नीचे उतार के मारा गया, और अब हो सकता है आप इंग्लैंड से बुला के मारे, तो वो ट्रस्ट नहीं करते पंजाब पे और फौज पे। नहीं, आई थिंक कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये खुद ही ये करते हैं। वहाँ ब्लैकमेल करते हैं, गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करते हैं, पैसे एक्सटॉर्शन करते हैं। ये बात नहीं है, उनकी खुद की अपनी गलतियाँ, ऐसी बात नहीं है। जब भी इनके खिलाफ हमेशा ऑपरेशन होते हैं। मौजूदा अदलिया जो डेवलपमेंट है, इनसे ये पूछें कि आपको लीडरशिप रही है, जितनी भी इनके बड़े बड़े लोग रहे हैं, वो सब चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स रहे हैं इन द पास्ट। क्या किया उन्होंने बलूचिस्तान के लिए? कुछ भी नहीं किया। अगर बलूचिस्तान में सही डेवलपमेंट हुई है, वो हमारे दौर में हुई है। हमारे दौर को एक तरफ रखें, पूरे पाकिस्तान के बाकी 60 साल दूसरी तरफ रखें, ज़्यादा डेवलपमेंट हमारे दौर में हुई है। मेगा डेवलपमेंट, अरबों रुपए के डैम्स 2 बना दिए, मिरानी डैम, सबकजई डैम, कोस्टल हाईवे बना दिया, ग्वादर पोर्ट बना, ये सब कुछ छोटे मोटे नहीं है, ये सब 50-50 अरब के हैं। लेकिन सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह सैलाब हर साल पाकिस्तान में आते हैं, अब 60 साल तो हो गए पाकिस्तान को, 60 ही सैलाब आ चुके हैं हर साल, अब फिर सैलाब पंजाब में आया हुआ, सिंध में शायद आ सकता है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। मतलब आपके दौर में कोई प्लानिंग हुई इस किस्म की कि सैलाब का रुख मोड़ दिया जाए, या सैलाब किस तरह टैकल किया जाए? नहीं, सैलाब को टैकल करना तो बंद ही रीइंफोर्स हो सकते हैं। ये जो उनके बंद हैं ऊंचे किए जाएं और ज़्यादा रीइंफोर्स किए जाएं, इट इज़ अ कोलोसल एफर्ट। अगर पूरे बंद को बनाना है आपने और रीइंफोर्स करना है तो बहुत बड़ा एफर्ट है। बाकी इसकी टेक्निकल स्टडी हो सकती है कि क्या, हाउ कैन यू स्टॉप फ्लड्स फ्रॉम हैपनिंग। जब पानी आ रहा है, वो तो कुदरती आ रहा है, तो उसको रोकना, उसको मिटिगेट करना देखना पड़ेगा। आप काराबाग डैम नहीं बना सके, अदरवाइज यू आर ऑल पावरफुल, और लोग समझते थे कि और कोई बना ना सके, आप तो बना सकते थे। पहले 3 साल में मैं भी शुरू करा देता। नाम चेंज कर देते? नहीं, नाम से इतने भी लोग बेवकूफ़ नहीं है कि नाम देने का। बात यह है कि सिंध में बहुत ही उसके खिलाफ एक इतने ज़्यादा खिलाफ वर्जी है कि वो तो पॉलिटिशियंस हमारे कहते थे हम घर नहीं जा सकेंगे अगर ये हुआ, जीतना बीतना तो छोड़ें आप, वी कांट विजिट आवर हाउस। तो ये इतनी ज़्यादा मिसट्रस्ट है पंजाब की सिंध में, और ऐसी फ्रंटियर में है, तो ये इसको मनवाना पड़ेगा, और लेकिन बनना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है।
लेकिन कम से कम देखें इतने भी कोई परेशानी नहीं, दूसरे डैम बना लें, भाषा बना लें। सही है। भाषा 1990 से ये मेरे ख्याल में ये सिलसिला चल रहा है कालाबाग का, उससे भी पहले से। किसी को ये नहीं हुआ कि भाई भाषा डैम की फिजिबिलिटी करवा लो और वो बनवा देते हैं। बिल्कुल ठीक। उसकी भी कोई 4.5 मिलियन एकड़ फीट पानी है, उसमें 5 मिलियन और 4000 मेगावाट बिजली बनाएगा वो। हमने स्टार्ट कर दी थी 2000, फिजिबिलिटी हमने 2002 में, 3-4 साल लगती है उसे, वो हमने करवाई और 2006 में मैंने लॉन्च भी किया वो। अब उसको फिर रुका हुआ है, वो कुछ भी नहीं हुआ, वरना 2006 से अभी तक 2008 अगर चल रहा होता तो ये तो बन रहा होता, बन गया होता तकरीबन, वो भी नहीं है। तो ये हम अपनी भी गलतियाँ। आपने एक्सेप्ट कर लिया रिटायरमेंट को, या आपको लगता है कि नहीं अभी भी आप पॉलिटिकली कुछ करेंगे, सोशली कुछ करेंगे? आपने एक्सेप्ट कर लिया कि अब रिटायरमेंट की लाइफ गुजारनी है? नहीं, ये मैं पाकिस्तान से रिलेटेड रहता हूँ। अब यहाँ अगर बुरी हालत है पाकिस्तान की, उसमें मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी कोई कंट्रीब्यूशन करे कि ये हुकूमत ठीक हो, आवाम में कुछ खुशहाली आए ना। उसलिए मैं ये बात करता हूँ, ये लोगों से मिल रहा हूँ जो लोग आ रहे हैं। अदरवाइज़ अगर हुकूमत सही चल रही हो, अभी आप हुकूमत सही चलाएं, सोशियो इकनॉमिक डेवलपमेंट हो रही हो, तो मैं बिल्कुल रिटायर्ड, बिल्कुल मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मैं बनना चाहता हूँ। एक ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं। मुशर्रफ साहब से हमारी टॉक जारी है।